गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इकोनॉमिक्स में आज हम लोग एक नए चैप्टर में हैं और आज हम लोग क्या देखेंगे तो यह इसको इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं और इसको आप लोग ज्योग्राफी भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको दोनों ही विभागों में रखा जा सकता है। यानी आज देखेंगे हम लोग भारत के खनिज संसाधन से संबंधित आने वाले क्वेश्चन। तो भारत के प्रथम खनिज नीति की घोषणा कब की गई थी? यह बात है 1951 की। भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 2008 की बात है। उसके बाद फिर आई भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक है। तो सबसे अधिक टीन का उत्पादन भारत में कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। स्वर्ण भारत में मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? तो सोने की एकमात्र खान है जो कोलार में है और वह भी बहुत खर्चीला खान है। हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? तो यह भी कर्नाटक में ही है। वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्पादन केंद्र है, वह डेगाना है। क्या नाम है? डेगाना। किसके उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है? तो अब्रक यानी माइका की बात हो रही है। किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एक अधिकार है? तो अब्रक में। भारत का सर्वाधिक अब्रक उत्पादक राज्य है कौन? तो आंध्र प्रदेश। खनिज पदार्थों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है? लेकिन अब वर्तमान में पैसा के मामले में झारखंड नंबर 1 पर है और टोटल प्रोडक्शन के मामले में उड़ीसा झारखंड को पीछे छोड़ रहा है। भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्माण करता है? तो वह है जापान। भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में है। भारत किसका आयात नहीं करता है? तो भारत लौह अयस्क का आयात न करता है। विश्व में अब्रक के व्यापार में भारत का योगदान लगभग 60% का है। विश्व में स्वर्ण की खपत करने वाला सबसे ज़्यादा देश? तो भारत। हर घर में सोने का आभूषण मिल जाएगा। विश्व में कुल स्वर्ण खपत में भारत का योगदान 26% है। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? तो वह कर्नाटक में है। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो यह सिरपुर में है। भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थापित है? संस्थान तो यह सूरत में है। किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो वह राजस्थान में है। कौन सा खनिज केरल में बहुतायत मात्रा में मिलता है? तो थोरियम, जो मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर अधिकार किसका होगा? तो राज्य सरकार का। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खानें कहाँ हैं? तो पन्ना, मध्य प्रदेश में। भारत में कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो वह राजस्थान है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ ऊर्जा संसाधन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। जैसे भारत का प्रथम हाइड्रल पावर कौन सा है? तो ये कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम हाइड्रल यानी जल विद्युत परियोजना। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? तो यह उड़ीसा की है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश ने आपत्ति जताई? तो अपना पड़ोसी पाकिस्तान। ताला जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश की आपत्ति है? आपत्ति क्या है? तो ताला जल विद्युत परियोजना तो उस देश के साथ ही उसका किया जा रहा है, तो यह भूटान के साथ है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां। पवन ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में विश्व का सबसे अग्रणी देश USA। भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो थर्मल एनर्जी। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 6ठा। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का आरंभ किस वर्ष हुआ? 1948 में माना जाता है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान यानी वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? ट्राम्बे, बॉम्बे में। और इसका गठन कब हुआ? 1957 की बात है। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में।
कल्पक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है? तमिलनाडु में है। किस देश की अपनी सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को बंद करने की योजना है? तो जर्मनी की। विश्व के सबसे बड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना भारत के किस राज्य में होने जा रही? तो उत्तर प्रदेश में है। कैथलगुरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में है। वाणिज्यिक स्तर पर प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित कहाँ किया गया था? तो वह जैसलमेर की बात है। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है अभी वर्तमान में? तो सबसे नंबर 1 जो उत्पादन के मामले में और निर्यात के मामले में है तो वह अमेरिका है। भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना % आयात करता है? तो अभी यह 80% से भी ज़्यादा है। पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किया गया था? BPCL। कलोल खनिज एवं उत्खनन क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो कलोल गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है बम्बई अवतर क्षेत्र। और मंगला ऐश्वर्या ये सब क्या है? तो राजस्थान में तेल का कुआं है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया था डिगबोई यानी असम में। राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए गए हैं? बाड़मेर में। विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत किस देश में की जाती है? तो अमेरिका में। खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश चीन और भारत का नंबर 3 है। भारत अपनी खनिज तेल का लगभग कितना भाग आयात से पूरा करता है? तो 80% से ज़्यादा। कृष्ण क्रांति यानी ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध है खनिज तेल के उत्पादन से। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण से। यानी देख रहे हैं भारत सरकार अपने देश में श्रीलंका में और अमेरिका के साथ भी समझौता कर रही है पेट्रोल रिजर्व के लिए। भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? तो ये मणिकर्णिका। तो मणिकर्ण कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश तो सब में 1 नंबर तो चीन ही है। कोयला उत्पादन देशों में भारत का स्थान तो 3 है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु के नेवेली में। भारत में कोयले की सबसे मोटी परत है तो यह सिंगरौली में है। सिंगरौली कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। देश के व्यापारिक ऊर्जा खपत के कोयले का योगदान है तो लगभग व्यावसायिक ऊर्जा खपत में कोयले का योगदान तो 67%। भारत में कुल विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग अभी कितना है? तो अब तो यह 2% से भी कम है। कोयला क्षेत्र में किसका भंडार सर्वाधिक है? मानी कोयला क्षेत्र में किस क्षेत्र का भंडार सबसे ज़्यादा है? कोयला कहाँ पर सबसे अधिक है? तो झरिया क्षेत्र। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 की बात है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र तो तमिलनाडु का लिग्नाइट। ठीक। और कुड्डनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में है। तरल स्वर्ण किसका लोकप्रिय नाम है? तो यह पेट्रोलियम है। कौन सा एनर्जी स्टैटिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है? तो उसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? 2001 से है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की 10% पूर्ति कोयले से होती है तो लगभग 67%। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो थर्मल एनर्जी है यानी कोयला है। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य महाराष्ट्र। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना थी कहाँ की? यह भी महाराष्ट्र। किस राज्य पर परमाणु बिजली केंद्र किस स्थान पर परमाणु बिजली केंद्र स्थित है? तो कल्पक्कम। भारत में पावर जनरेशन के किस पद्धति का विकास करने के लिए भारत सरकार ने USA के साथ एक विशेष करार किया था? तो परमाणु शक्ति। लेकिन यह करार आज भी करार ही है, आगे न बढ़ सका। किस देश की सहायता से कुड्डनकुलम परमाणु पावर परियोजना स्थापित की गई है? तो रूस से है। तमिलनाडु के कुड्डनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी शक्तियाँ लगाने पर राजी हुआ? तो 2 शक्ति लगाएगा, 2 यूनिट। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला पुणे में है। बॉम्बे हाई क्या है? तो यह अपतटीय तेल क्षेत्र है। पाकिस्तान डैश में विकसित की जा रही किशन गंगा हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण पर आपत्ति उठा रहा है तो जम्मू कश्मीर। और अभी चर्चा में था कुहासा परियोजना
चाहे भाषा डैम, ये सब क्या है, पाकिस्तान ने सिंधु नदी, उसको सहायक नदी पर चीन की सहायता से बना रहा है। तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो तलचर महत्वपूर्ण है भारी जल संयंत्र यानी DTO के लिए। फिर उद्योग से क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखिए पहला, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो इंग्लैंड में। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो 6 अप्रैल 1948 को। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, यह तो इस पर भी वर्तमान में बात चल रहा है, इसको हटाइए। लघु उद्योगों पर औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में सबसे अधिक जोर दिया गया था, तो यह 1977 की औद्योगिक नीति पर सबसे अधिक जोर लघु औद्योगिक क्षेत्रों पर दिया गया था। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो मात्र 3 है। उदारीकरण तथा अनियंत्रणों की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी। वर्तमान नीति में कितने उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस चाहिए, तो 5। परमाणु रक्षा क्षेत्र में, विस्फोटक क्षेत्र में होना चाहिए, रेलवे चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उपक्रम नवरत्न की श्रेणी में आते हैं, तो नवरत्न, महारत्न, इसको अपडेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, मतलब इसमें वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में विनिवेश का दौर कब से आरंभ हुआ, 1991-92 से। किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है, तो सिगरेट उद्योग। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है, तो किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान, यानी अब निवेश नहीं हो गया है, अब हो गया है आपको उसका टर्नओवर। अगर 1 करोड़ से कम है तो वह माइक्रो है, अगर वही उसका टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो वह मीडियम है, अगर वही 250 करोड़ से कम है तो वह स्मॉल है। भारत में कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योगों का क्षेत्र का कितना हिस्सा है, तो लगभग 1/3। एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग यानी सीडो की स्थापना की गई थी 1954 में। लघु उद्योग विकास संगठन यानी सीडो द्वारा पंजीकृत लघु उद्योग औद्योगिक इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है, 3 बार। लघु एवं कुटीर उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें रोजगार बहुत लोगों को मिलता है। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन या प्रमुख संगठन है, उसका नाम है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं में सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी, तो IFCI। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई, जनवरी 1992। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई, 1948। भारत में एक रुग्ण औद्योगिक इकाई वह है जिसको वर्तमान वर्ष में तथा पिछले 5 वित्तीय वर्षों में हानि उठानी पड़ रही हो। कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है, तो CDB, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। लघु उद्योग के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश की ऊपरी या उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई है, तो यह वर्तमान में इसको बढ़ा दिया गया है। तब यह वर्तमान में कितना है, यह 50 करोड़ है। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी, तो 1996 की बात है। केंद्र सरकार द्वारा गठित विनिवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी के 100% शेयर बेचने की संस्तुति की थी, तो मॉडर्न फूड इंडस्ट्री। अब तो ये लोग एयर इंडिया को भी और रेलवे को भी बेच रहे हैं। राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, तो उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु। भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो 11-12 है। विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंशदान लगभग कितना है, तो 45%। वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष है, तो इसको आगे बढ़ाया गया है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है, तो विनिर्माण क्षेत्र।
आयोग में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? भारत में कोर सेक्टर में 8 उद्योग आते हैं। इसका मतलब है इनका भारत के जो कुल जीडीपी है या कुल जो योगदान है अर्थव्यवस्था में उसका में अधिक परसेंटेज है, यानी चयनित आधारभूत उद्योग हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक संस्था के रूप में की गई थी। किस वर्ष इसे भारतीय रिजर्व बैंक से मुक्त कराकर भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया? 1976 में। अप्रैल 1990 में आईडीबीआई के सहायक के रूप में किसकी स्थापना की गई थी? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। कुछ समय पहले सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया है। तो व्हाइट गुड्स में क्या होगा? तो प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं जैसे टीवी, फ्रिज आदि। लिमिटेड कंपनी का क्या अभिप्राय है? कि जिसमें शेयर होल्डर्स का दायित्व उसकी चुकता पूंजी की को सीमा तक सीमित हो। सूर्योदय उद्योग यानी सनराइज उद्योग यानी जिसका भविष्य चमक रहने वाला है, जैसे कंप्यूटर, दूरसंचार, माइक्रो, अभी वर्तमान में मेडिकल क्षेत्र, ये सब सनराइज उद्योग में आएगा। कौन फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो सॉफ्टवेयर यानी जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का कोई मतलब न हो। निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो निवेश के मामले में लौह इस्पात है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस के सहयोग से स्थापित है? तो यह जर्मनी की सहायता से। बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो रूस की सहायता से। वहीं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहायता से स्थापित किया गया? तो ग्रेट ब्रिटेन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में। कौन सी एनर्जी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र के लिए इस्पात का एजेंसी एजेंसी यानी कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र के लिए इस्पात का विक्रय करती है? तो है सेल। भारत में लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन सा कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर है? तो यह भद्रावती है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग, जो सबसे अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? तो यह कपड़ा उद्योग। शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? कपड़ा का है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। पंजाब में कौन सा स्थान होजियरी के लिए प्रसिद्ध है? तो लुधियाना। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? कर्नाटक में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग। किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है? तो है चीनी उद्योग। भारत में गन्ने की पिराई के कुल गन्ने के वजन का लगभग कितना प्रतिशत चीनी प्राप्त किया जाता है? तो 10%। चीनी उत्पादन में भारत का स्थान तो कभी ब्राज़ील नंबर 1 होता है तो कभी भारत नंबर 1, लेकिन अभी ब्राज़ील 1 नंबर है, भारत दूसरे नंबर पर है। मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान कपड़ा उद्योग का है। क्यों? क्योंकि इसके लिए निर्यातों के लिए आयातों पर निर्भरता कम है, यानी कि भारत में जो कपड़ा उत्पादन होता है पूर्णतः इसका निर्यात ही होता है। कारण क्योंकि इसकी कोई भी सामग्री आयात नहीं किया जाता है। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो सीमेंट का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या, तो मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो पहले यूपी में था, लेकिन अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में है। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो चाय उद्योग। भारत में उर्वरक उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। कोयली संबंधित है, तो यह पेट्रो रसायन से संबंधित है कोयली। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन संस्थान कहाँ है? तो यह रिलायंस का जामनगर गुजरात में है। भारत में तेल शोधक कारखाने बृहद बंदरगाहों के समीप है। क्यों? क्योंकि आयातित कच्चे माल पर निर्भरता के कारण। मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांच की चूड़ियों के लिए है। भारत में उर्वरक उद्योग का आरंभ किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फास्फेट कारखाने से माना जाता है? तो रानीपेट। और भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना तो सन 1817 में किसके द्वारा या किस स्थान पर लगाया गया था? तो यह
कहाँ गया था बालीगंज में लगा था। एस्सार ऑयल द्वारा तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो यह भी जामनगर में है। अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने के द्वारा किया जाता है, तो हिंदुजा। कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है, महाराष्ट्र। पेट्रो रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है, तो जामनगर गुजरात का। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाण पत्र का चिन्ह होता है, यह क्या है, तो यह पर्यावरणीय दृष्टि से जो उत्पाद अनुकूल है उनको यह मार्क दिया जाएगा। बोंगाईगांव रिफाइनरी अब किस तेल शोधक संस्था की अनुषंगी इकाई बन गया है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है तेल अनुसंधान से। दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी हुंडई है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, भदोही। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है, भारत के बंगलुरु को। सार्वजनिक क्षेत्र में यूनिटों का प्रक्रियात्मक निजीकरण या घाटे का निजीकरण तब होता है जब सरकार उसको बेच दे, कितना, तो निजी हो जाना है। प्रतीक के रूप में 5%, अगर वास्तव में उसको बेचना है तो अगर 50% बेच दिया तो वह निजी क्षेत्र हो जाएगा। किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है, तो जनसंख्या के कारण यानी रोजगार के कारण। उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है, पूंजी। सुनिश्चित लागत का अर्थ है कि उत्पादक संसाधनों के लिए की गई अदायगी। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है, जोखिम उठाना। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को माना जाता है मानव पूंजी है। जो वस्तु दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें कहेंगे महंगी वस्तुएं। किसी वस्तु का उत्पाद शुल्क देय होगा उसके उत्पादन के संदर्भ में। चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने के क्या कारण होते हैं, तो चीज़ों की कीमतें कम हो जाती हैं, यानी मांग में कमी हो गया, मांग क्या था, घट गया, और जो उसका पूर्ति था वह बढ़ गया, तो क्या होगा, नॉर्मल बात है, कीमत खत्म हो जाएगी। 1818 में पहली सूती वस्त्र कारखाना किस क्षेत्र में शुरू हुआ था, पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लस्टर में। कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है, राउरकेला। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी, तो 1948 में। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ था उस समय से, तो 1991-92, यानी नेहरू नहीं, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का काल था। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है, एक औद्योगिक बैंक के रूप में। भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई थी वह 1991 है। भारत निर्माण का संबंध है अवस्थापन विकास यानी आधारभूत सुविधाओं के विकास से। कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो वर्तमान में अभी कौन है, तो अभी सब में नंबर 1 कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, यूपी। भारत में मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है, तो गुजरात से। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र है कौन सा, पश्चिम बंगाल। भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है, तो पड़ोसी बांग्लादेश। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन सा है, तो IOC बड़ौदा। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS। नवरत्न स्टेटस संबंधित है सार्वजनिक कंपनी से, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की किन 2 कंपनियों को 1 फरवरी 2013 को कुक महारत्न का दर्जा दिया था, तो BHEL एवं गेल, भेल और गेल, कुक नहीं हो को, यानी 2013 को महारत्न का दर्जा दिया था भेल तथा गेल को। तो अभी महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो 10 है। भारत में महारत्न तथा नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या तो उस समय तो कम था लेकिन अभी ज़्यादा है। कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ, राउरकेला स्टील संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था, रूस। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी, तो चीन में। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है इस्पात उद्योग।
बहुउद्देशीय कंपनी से क्या और से क्या है बताइए? ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है। सरकरा फैक्ट्रियों यानी चीनी फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ है? तो यूपी में। मध्य प्रदेश में पीतमपुरा किसके लिए जाना जाता है? तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय है उदयपुर। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं, तो पंजाब व हरियाणा। और तातीपाका, क्या नाम है? तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं।